हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपने ये क्वाड्रेटिक नाम पहले भी सुना होगा, याद कीजिए। देखिए, मैंने आपको चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आया कुछ याद? पॉलिनोमियल्स का हमने चैप्टर किया था और उसमें एक नाम आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया था, हमने उसका रूट्स फाइंड किया था। कुछ याद आया? तो देखिए क्या था उसमें, हमारे पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो याद है ना, ये तो आपको याद ही होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, कैसे था, उसकी जनरल फॉर्म क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर ए जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था कि जिसमें कोफिशिएंट, जिसमें जो है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 2 होनी चाहिए, वो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर में आपने किया था, फैक्टराइजेशन भी वहां पर किया था, रूट्स निकाले थे। ठीक है, ये आपको याद आ गया। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाम तो मिलता जुलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इक्वेशंस कैसे होगी? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इक्वल टू जीरो रख दूं, इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन ले लो, उसमें इक्वल टू साइन होता है, एक लेफ्ट साइड पे एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो देखिए, इक्वल टू पे जीरो लगा दिया, तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पर भी क्या होगा? ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो एक्स स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, यहां तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा? इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 रह जाएगी ना। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये देखिए, कोई हम एग्जाम्पल लेते हूँ, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कि एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो है 2 है और इक्वल टू जीरो है, तो मतलब दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस एक्स। देखिए, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, इसको बी बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म ये सी होता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट टर्म भी हो, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। देखिए, मैंने 2x² प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स की जो है 2 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से भी हो सकती है कि 2x² इक्वल टू जीरो, ये भी क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, 2x², क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ 0 है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 2x², यहाँ पर x ना हो और सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो, 2x² प्लस 4, तो ये भी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। जब भी हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे तो 2 सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब कि 2 रूट्स जो हैं निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे, यानी ये जो इसमें वेरिएबल है एक्स, इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। आपने पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर मैंने आपको करवाया है, उसमें कितने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें कि वेरिएबल की 2 वैल्यूज हमने फाइंड करी थी। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। आपको याद आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको ही हम इक्वल टू जीरो रख देते हैं, तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्या मेथड हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी होगी, तो इसके कौन कौन से मेथड है सॉल्व करने के? तो मेथड्स क्या हैं? मेथड ऑफ सॉल्विंग, क्या मेथड्स हैं? पहला मेथड हो गया फैक्टराइजेशन,
जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी पॉलिनोमियल्स में भी करवाया है। फैक्टराइजेशन हो गया और सेकंड हो गया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूजिंग, तो अब हम एग्जांपल से करते हैं। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन। फर्स्ट मेथड हम करेंगे कि फर्स्ट मेथड में फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो मैंने ऊपर वाला एग्जांपल ही ले लिया, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए कैसे फैक्टर्स बनाएंगे इसके, सेकंड चैप्टर में कैसे किए थे, कुछ याद है? देखिए ये हमारा a होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है b, और कांस्टेंट टर्म हमारी c होती है। तो पहले तो वैल्यूज लिखते हैं, a यहाँ पर है 2, b हो गया यहाँ पर हमारा 1 कोफिशिएंट ऑफ x, और c कांस्टेंट टर्म हो गई -6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये a और c दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, जिसको ये माइनस करने पर, ठीक है ना, ये माइनस का साइन है, तो माइनस करने पर ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ b जो है वो आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। तो हमारा यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, तो 1 आना चाहिए। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 6 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको माइनस करने पे जो है 1 आ जाए। तो देखिए 4 इंटू 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओहो 4 कैसा बन गया ये, 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, दोनों को माइनस करते हैं तो 1 भी आता है। ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये टर्म जो है 2x² ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब पहले बड़ा वाला फैक्टर लिखना है हमको, तो +4 साथ में x लगेगा। अब जब यहाँ हमने माइनस वाले इसके फैक्टर्स बनाए हैं तो हमें नेक्स्ट ये जो 3 लिखना है ना, इसका साइन चेंज कर देना है, क्योंकि तभी तो दोनों को माइनस करने पे ये बीच में वन आएगा ना। अगर हम दोनों के साथ सेम ही साइन लगा देंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर तो नंबर ही हमारा ठीक नहीं आएगा। तो जब यहाँ माइनस वाले फैक्टर्स बनाने हैं तो दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, पहले यही वाला साइन आएगा और उसके बाद दूसरा साइन चेंज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ज़रूर याद रखनी है कि बड़ा फैक्टर पहले लिखना है। अगर आपने छोटा फैक्टर पहले लिख दिया, आपने साइन ठीक लगा दिए, फैक्टर्स ठीक बना दिए, बट आपने छोटा वाला फैक्टर लिख दिया तो आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि बड़ा फैक्टर ही आपको पहले लिखना है। अब ये कांस्टेंट टर्म -6 ये ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 3 टर्म्स थी, हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके 2 बनाया तो टोटल 4 टर्म्स हो गई। अब देखिए पहली 2 टर्म्स और दूसरी 2 टर्म्स, इन दोनों के हमने पेयर ले लिए, तो पहली 2 टर्म्स में से हमको कॉमन निकालना है, दूसरी 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है। तो देखिए 2 और 4, यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, दोनों साइड 2 से डिवाइड हो जाएगा। x² है, x है, तो x की स्मॉल पावर जो है वो बाहर आएगी कॉमन, तो ब्रैकेट स्टार्ट। अब 2x² को आप 2x से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से तो 2 कट जाएगा, x² को x से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस हो जाएगी जब डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बचेगी x की पावर 1। तो x की पावर 1 तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये साइन ऐसे कैसे, फॉर x को 2x से डिवाइड करेंगे तो x से तो x कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। अब ये वाला साइन लगा दिया हमने। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, दोनों तरफ x तो है ही नहीं, 3 से दोनों तरफ डिवाइड हो सकता है, तो 3 आ गया हमारा कॉमन। और अब यहाँ पर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ कि इसमें से आपको ना डिवाइड करके यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ऐसे की ऐसे कॉपी पेस्ट कर देनी है इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉमन निकालोगे तब भी यही सेम x+2 आने वाला है, जो इस ब्रैकेट में आएगा वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर आएगी। अगर आप डिवाइड करके कॉमन निकाल के देखोगे तब भी आएगा। तो स्टूडेंट्स कई बार उसमें गलती कर देते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आपका एक तो टाइम बचेगा, आपको सेम ये वाली ब्रैकेट जो है यहाँ कॉपी पेस्ट कर देनी है। अब देखिए अब एक टर्म ये हो गई है, एक टर्म ये हो गई है, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स में से हमको कॉमन निकालना है। अब कॉमन निकालना बहुत ईजी है, देखिए है कैसे ईजी है, दोनों तरफ सेम चीज़ दिख रही है ना, x+2 x+2, तो बस ये कॉमन निकाल दो।
ये ब्रैकेट कॉमन आ गई। अब ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस पूरी टर्म में से x+2 तो आपने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो जब इसी पूरी टर्म को इसे डिवाइड करोगे तो ये ब्रैकेट तो कट जाएगी, तो सिर्फ अकेला 2x बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइन ऐसे कैसे, इस पूरी टर्म को x+2 से डिवाइड करोगे तो x+2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3 = 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग हमें इक्वल टू 0 रख देना है। ठीक है, दोनों को इक्वल टू 0 रख दिया तो x इक्वल टू प्लस का 2 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। और इधर इसको करते हैं तो 2x, यहाँ पर ना लाइन लगा देती हूँ स्टूडेंट्स कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो 2x = माइनस का 3 है, इधर आके हो गया प्लस का 3। ठीक है, तो 2 सॉरी अब 2 को तो दूसरी साइड पे लेके जाना है ना, तो x = पहले 3 लिखा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है तो भाई दूसरी साइड आगे हो गया डिवाइड, तो x = 3/2। तो x के दो हमारे पास आगे देखिए, x = -2, दो वैल्यूज आ गई और आ गई 3/2। ठीक है ना, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए नेक्स्ट मेथड क्या बताया मैंने आपको, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट्स अगर किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, x² + bx प्लस यही होता है ना। तो देखिए x को ऐसे बना देती हूँ, कहीं आपको गड़बड़ लगे। ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्म है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है फॉर्मूला, देखिए x = -b + ब्रैकेट के सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा b² - 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। तो ये है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है, हमें कोई फैक्टर्स नहीं करने पड़ते, कुछ नहीं पड़ते। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, यहाँ से a b c की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करनी है, तो आप x के जो है 2 रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम से शॉर्ट पड़ता है। जैसे अभी एग्जाम्पल, ये पिछला एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, अभी नया एग्जाम्पल क्या सोचना हो, 2x² + x - 6। अब आपको इससे भी पता चलेगा, देखिए फैक्टराइजेशन से भी उसका आंसर सेम आया है, और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है -6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला एक बार फिर से लिखूं, ऐसे ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला है ना, बस इस फॉर्मूले में अब ये a b c की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो x = या कि लिख दूँ, चलो लिख ही देती हूँ, कहीं स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें ये ऊपर से इधर पता नहीं चल रहा है, तो नीचे लिख देती हूँ दोबारा से, b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। अब x = देखिए -b, तो पहले माइनस लगा दिया, उसके बाद b की वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, वैल्यू पुट करिए, प्लस माइनस b², b है 1, वैल्यू पुट कर दी, -4, a की वैल्यू है 2, ऐसे ब्रैकेट में रखनी है, c की वैल्यू -6, और थोड़ा लाइन बड़ा कर देते हैं हम, ये नीचे है 2 और a है हमारा 2, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब सॉल्व कर दो, x = ये देखिए -1 आएगा, ये प्लस माइनस ऐसे कैसे, और ये अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस, देखिए तीनों टर्म्स को हमें, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस के 2 साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, नीचे 2 2 ज़ा 4। अब आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ, -1 प्लस माइनस, ये आ गया हमारा अंदर 1 + 48 आ गया 49।
तो आप एक चीज़ देख रहे हो, ये 49 जो है इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, आपको आता ही होगा। तो 7 × 7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -7, रूट निकाल दिया हमने, 49 का रूट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक बार हमें प्लस का साइन लेके x की वैल्यू निकालनी है, एक बार माइनस का लेके। तो यहाँ पे करते हैं, एक बार -1, पहले प्लस ये, और इधर x इज इक्वल टू -1, अब इधर माइनस का साइन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो माइनस करेंगे, 7 में से 1 माइनस करा 6/4, तो यहाँ पर तो आ गई x की वैल्यू 3/2। और यहाँ पर x इक्वल टू, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो प्लस करेंगे, 7 और 1 8 होता है, और बड़े नंबर का साइन जरूर आएगा, तो 7 माइनस का है, /4, तो आ गया -2। तो देखिए पिछले क्वेश्चंस में भी हमारी x की यही वैल्यू आई थी, x की वैल्यू एक तो हमारी आ गई 3/2, एक आ गई -2। देखिए उसमें भी सेम एग्जांपल लिया हमने, सेम तरीके से अलग अलग सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किया है हमने, फैक्टराइजेशन से किया है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया है, तो आंसर सेम आया है। तो अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ जाते हैं, वो क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि रूट्स जो आएंगी हमारी उनकी नेचर क्या होगी, तो वो हम किससे पता लगाते हैं हम, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। आपने देखा ये जो है हमने, ये देखिए यहाँ पर भी हमने यूज़ किया था ना b² - 4ac, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप d भी लिख सकते हो, b² - 4ac है, बस ये अंडर द रूट है, और यहाँ पर हमें अंडर द रूट नहीं लेना है इसको, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसमें ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स पता चल जाएंगे, रूट्स की नेचर पता चल जाएगी, रूट्स कैसी आएंगी। अब रूट्स की नेचर मतलब क्या क्या रूट्स की नेचर, तो जैसे कि हमें पता चल जाएगा, मान लो जैसे x की 2 वैल्यू आती हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों या तो सेम आएंगी, मान लो दोनों की 4 वैल्यू आ गई, ठीक है, या फिर दोनों की अलग अलग आएंगी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आई है -2 आई है, 3/2 आई है, और या फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो ये तीन कि या तो सेम होगी, सॉल्यूशन या तो सेम होंगे, या तो अलग अलग होंगे, या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ये हम इस डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम आगे जो है क्वेश्चन वो कर देते हैं। तो इसको मैं लिख के बताती हूँ आपको, अगर इफ d, जो d निकालेंगे ना, d की जो भी वैल्यू आएगी, b² - 4ac में वैल्यूज पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 0 से बड़ी आती है, ठीक है, इफ d यानी कि 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा कोई भी, तो d जो है 0 से बड़ा होता है, तो क्या होगा, देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तब तो दो अलग अलग, जैसे ये आए हैं ना अलग अलग रियल रूट्स, 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे अगर d जो है 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया, 1 2 3 4 10 11 कुछ भी, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आ गया, ठीक है। और दूसरा, इसमें दूसरा केस क्या होगा, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस। अब दूसरा केस क्या होगा कि d हो सकता है 0 ही हो जाए, ना कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, देन 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो मतलब d अगर 0 आ गया तो दो
इक्वल रियल रूट्स आएंगी, मतलब ये वाला केस हो जाएगा, दोनों की सेम रूट्स आ जाएगी, मतलब सेम वैल्यू आएगी, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, दोनों सेम आएंगी, ठीक है। और तीसरा केस, अब डी जीरो से बड़ा है, डी एक पॉजिटिव नंबर है, या तो डी जीरो है, या तो डी नेगेटिव नंबर भी तो आ सकता है ना, जीरो से छोटा भी आ सकता है। तो इफ डी लेस देन जीरो, जीरो से छोटा मतलब कोई नेगेटिव नेगेटिव नंबर ही होता है ना, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सब जीरो से छोटे ही होते हैं। तो अगर डी जो है जीरो से छोटा आ गया तो क्या होगा, तो देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। भाई अगर डी जीरो से छोटा आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। हम बस डी निकालेंगे और वो नेगेटिव नंबर आ गया कोई, बस आगे हमें करना ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। अगर डी जीरो से बड़ा आता है तब हम पहले डी निकालने के बाद जीरो से बड़ा आ गया कोई पॉजिटिव नंबर आ गया तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आगे निकाल देंगे, ठीक है। एक्स के दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर डी जीरो आ गया तो भी उसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, तब भी क्वेश्चन आगे करना पड़ेगा। और अगर डी जीरो से छोटा आ गया, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आ गया, तो आपका काम एकदम ईजी हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि भाई जब रियल रूट्स होने ही नहीं है उसके, तो हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन करके, ठीक है ना। तो काम ही खत्म। अब ये हो गया। अब जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, जो पिछला एग्जाम्पल है ना वही ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, पुराना एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस क्या था वो, चलो पुराना नहीं कुछ नया लेते हैं। 2x स्क्वायर तो हो गया, माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने इसमें नया एग्जाम्पल ले लिया, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। तो अब हमें इसकी नेचर पता करनी है पहले, उसके लिए हमको निकालना है डी, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए की वैल्यूज लिखो पहले, ए क्या है 2, बी क्या है -6 और सी क्या है 3। अब ये इसमें पुट कर दो, डी इक्वल टू बी की वैल्यू -6 -4, ए है हमारे पास 2, ऐसे ब्रैकेट में वैल्यू पुट किया करो, इससे ना एक तो अच्छा लगता है, दूसरे कंफ्यूजन नहीं होती चेक करने वाले को। और सी है 3। तो डी इक्वल टू -6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो डी हमारे पास आ गया है 12। भाई डी तो देखो 12 आ गया, मतलब डी तो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर आ गया तो 0 से बड़ा ही है। तो ये है अगर, तो हम क्या लिख देंगे, सो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर 2 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, और आगे के वीडियोज़ में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो वीडियो आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई डाउट है तो। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, अगर शेयर नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।